Dear students, previous day we read the economic status for France. Now we read sociological case that time when French Revolution started. The society, the French society in the 18th century was divided into three states, and only members of third state paid taxes. The society of state was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. यहाँ पर ये देखिए ये बॉक्स बनाया हुआ है और उस समय के फ्रेंच सोसाइटी का डिवाइडेशन क्या था, फ्रेंच सोसाइटी कितने पार्ट में डिवाइड थी उसको दिखा रहा है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जिस प्रकार से अपने देश में हमारा जो समाज डिवाइड है, सोसाइटी डिवाइड है, वो क्लास में डिवाइड है, 4 क्लास। और सोसाइटी इज डिवाइड 4 क्लास: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। बट फ्रेंच सोसाइटी इज डिवाइडेड स्टेट। वहाँ का जो ये डिवाइडेशन सोसाइटी का था उसको हम स्टेट बोलते हैं। और फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड थी: फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लेर्गी, सेकंड स्टेट में नोबेलिटी और थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लायर्स, पीसेंट एंड आर्टिसियन, स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट। थर्ड स्टेट इज ए large state so how the system of state in French society was organized. Peasant made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other richer members of the third state. The members of the first 2 states, that is to clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The noble further enjoyed feudal privilege. These included
feudal dues which they extract from the peasant. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in his houses and field, to serve in the army or to participate in the building road. मतलब जो थ्री स्टेट में सोसाइटी डिवाइड थी, उसमें जो 2 स्टेट थे क्लर्गी और नोबेल्टी, उनको बाय बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ था। थर्ड स्टेट को किसी भी प्रकार का प्रिविलेज नहीं था। थर्ड स्टेट होल पॉपुलेशन के 90% थे, मात्र 10% क्लर्गी और नोबेल्टी स्टेट से बिलोंग करते थे। 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। बट लैंड के ऊपर जो ओनरशिप थी वो 60% ओनरशिप 2 स्टेट के पास थी, क्लर्गी और नोबेल्टी के पास थी। 60% लैंड के मालिक नोबेल्टी और क्लर्गी क्लास था। मीन्स थर्ड स्टेट के पास लैंड की कमी थी। 2 स्टेट को बाय बर्थ प्रिविलेज, जो सबसे बड़ा बाय बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ था, वो था किसी भी प्रकार के टैक्सेशन से उनको छूट थी। वो गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। टैक्सेशन का सारा लोड थर्ड स्टेट के ऊपर था। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रिविलेज आप अभी नीचे देखेंगे इस पैराग्राफ में, द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेज कॉल्ड टाइथ्स फ्रॉम द पीसेंट, एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेज टू द स्टेट। दिस इंक्लूड ए डायरेक्ट टैक्स called tithe and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through tax was borne by the third state alone. सेकेंडरी जो बाय बर्थ प्रिविलेज नोवेल्टी और क्लर्की स्टेट को मिला हुआ था, वो ये था कि ये दोनों क्लास थर्ड स्टेट से टैक्स लेते थे। इस तरह से थर्ड स्टेट के लोगों को 2 प्रकार का टैक्स देना पड़ता था। एक तो सीधे गवर्नमेंट को जो टैक्स देते थे उस टैक्स को टाइल कहते थे, और क्लर्की मीन्स रिलेटेड चर्च, जो चर्च से रिलेटेड लोग थे उनको क्लर्की कहा गया। तो चर्च भी थर्ड स्टेट से टैक्स लेता था, और चर्च जो टैक्स लेता था उसको टाइथ कहा गया। तो इस प्रकार से थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्सेशन का फुली लोड था, और जो 2 स्टेट थे क्लर्की और नोबेल्टी, इनको टैक्स से पूरी तरह से छूट थी। साथ में क्लर्की स्टेट खुद टैक्स लेता था, साथ में जो नोबेल्टी स्टेट था
नोवेल्टी भी थर्ड स्टेट में जो पीसेंट थे उन पीसेंट से सर्विस प्रोवाइड करवाते थे, उनसे फ्री ऑफ कास्ट सर्विस लेने का काम नोवेल्टी क्लास करता था। इस तरह से फ्रेंच सोसाइटी में जो डिफरेंसेस था, यह डिफरेंसेस भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न बना। यहाँ देखिए न्यू वर्ड्स आपके भी बुक में दिया होगा। यहाँ पर न्यू वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। यहाँ लिब्रे, क्लेर्गी, टाइथ और टाइल अभी हमने बताया। टाइथ क्या है? टाइथ ए टैक्स लिविड बाय द चर्च कंप्रोजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। 1/10 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 1/10 ये चर्च वसूलता था टाइथ। और टाइल जो है टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। थर्ड स्टेट के लोग डायरेक्ट पे करते थे गवर्नमेंट को जो टैक्स, उसको टाइल कहते थे। मैंने बताया लिब्रे इज द यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। क्लर्गी ग्रुप ऑफ पर्सन इन वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, जो पहले भी बताया मैंने आपको। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 20 million in 1789. This led to rapid increase in the demand of food grain. Production of grain could not keep pace with the demand. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as laborers in workshop, whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in price. So the gap between the poor and the rich widened. Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to a substance crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. 1715 में जो पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, वह 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो गई। पॉपुलेशन तो बढ़ा, लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ जो प्रोडक्शन, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होना चाहिए, वह उस समय फ्रांस में नहीं हुआ। और चूँकि पॉपुलेशन जब बढ़ा तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी, और जब डिमांड बढ़ी तो कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई।
और कीमतों में जिस हिसाब से वृद्धि हुई, लोगों की आमदनी उस हिसाब से बढ़ी नहीं। कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लेबरों के जो वेजेस थे उसको उनके मालिकों ने तय कर रखा था। जो महंगाई के साथ साथ वेजेज बढ़े नहीं, जिसके कारण गरीब और अमीर की जो खाई होती है वो चौड़ी होती गई। और सिचुएशन बुरी तब और हो गई जब वहाँ पर सूखा या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाने से पैदावार में और गिरावट हो जाती थी। उस समय रोजी और रोटी का भी संकट पैदा हो जाता था। ऐसे में जीविका संकट एशियंट मोनार्ची फ्रांस के दौरान आम बात हो गई थी। आए दिन जो है जीविका संकट फ्रांस में व्याप्त होने लगा। यहाँ देखिए फिर कुछ न्यू वर्ड्स आ गए। सब्सटेंस क्राइसिस मीन्स जीविका संकट, एन एक्सटर्म सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लाइवहुड आर एंड एग्रीड, मीन्स व्हेन वी नॉट फाउंड ए मोस्ट नेसेसरी नेसेसिटी थिंग वी कॉल्ड सब्सटेंस क्राइसिस। जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यकता की हमारी चीज़ें हैं, जब हमें नहीं मिलती हैं तब उसे हम सब्सटेंस क्राइसिस या जीविका संकट के रूप में जानते हैं। ए एनोनमस वन हुज नेम रिमेन अनोन, हाउ ए सब्सटेंस क्राइसिस हैप्पीनेस। अब ऐसी स्थिति में हाउ ए सब्सटेंस क्राइसिस हैप्पीनेस यहाँ पर एक देखिए बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ बहुत हल्का सा आपको ये दिख रहा है। उस समय के जो क्राइसिस थे उसके विषय में कुछ यहाँ दिया हुआ है और कुछ ब्लैंक बॉक्स बना है। उस ब्लैक बॉक्स में उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको लिखना है, जो आप स्वयं बुक की मदद से देख के करेंगे। ग्रोइंग मिडिल क्लास, एनी वेजेज एंड एंड टू प्रिविलेज। जब फ्रांस में मिडिल क्लास का ग्रो हुआ, उभार हुआ, तो वहाँ जो प्रिविलेज मिला हुआ था जिन लोगों को, उस प्रिविलेज को
एंड करने का मिडिल क्लास के अंदर एक इमेजिनियस ग्रो होने लगा। मीन्स मिडिल क्लास प्रिविलेज को समाप्त करने का कल्पना करने लगा। इन द पास्ट peasant and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and program to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। यह जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई थी जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। मतलब विशेषाधिकार का अंत होना चाहिए, यह डिमांड थर्ड स्टेट की तरफ से उठनी शुरू हुई। थर्ड स्टेट में जो एजुकेटेड क्लास था, मीन्स लॉयर, टीचर्स, इंजीनियर्स, पोएट एंड एनी एजुकेशन पर्सन हु आर एजुकेटेड दैट टाइम, उन लोगों ने प्रिविलेज के एंड करने की मांग करने लगे। The 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of society. In addition to merchant and manufacturers, the third state included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. This idea envisioning a society based on freedom and equal law and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau in his two territories of government. Locke sought a refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representative. In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary.
This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinker in France. मतलब 18th सेंचुरी में जो न्यू सोशल ग्रुप का राइज हुआ, जिसे हम मिडिल क्लास के रूप में जानते हैं, उसने व्यापार, ट्रेड और प्रोडक्शन के बल पर काफ़ी संपत्ति अर्जित की। तीसरे स्टेट में ये जो संपत्तिवान लोग थे और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो लोग लगे हुए थे, ये लोग बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं चाहते थे, उसको अपोज करते थे। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की हैसियत बाय बर्थ न हो करके उसके क्वालिफिकेशन पर होनी चाहिए। स्वतंत्रता और समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जया जाक रूसो जैसे फिलासफरों ने की। अपने ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा का जो दैवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। यह माना जाता था कि द किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, कि राजा गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जब रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके ऊपर कोई नहीं है। इस बात को जॉन लॉक ने अपोज किया। जॉन लॉक एक फिलासफर था, उसने कहा कि यह जो थियरी है यह गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राजा गॉड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। और रूसो जो एक बहुत बड़ा फिलासफर हुआ, उसने जॉन लॉक के ही थियरी को आगे बढ़ाते हुए रूसो ने कहा कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंडेंट गवर्नमेंट होना चाहिए। जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंडेंट गवर्नमेंट होना चाहिए। वहीं एक फिलासफर मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की एक रचना है, उसकी जो है बुक है, उसमें उसने सरकार के अंदर लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी के बीच में पावर के डिवाइडेशन की बात करता है। मॉन्टेस्क्यू जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज में कहता है कि लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी के बीच में पावर का डिवाइडेशन होना चाहिए। अगर इन तीनों में पावर का डिवाइडेशन होगा
तो किसी भी प्रकार के निरंकुश सत्ता नहीं हो सकती। जब अमेरिका के 13 कॉलोनियों को ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, तो वहाँ इसी प्रकार के मॉडल की सरकार बनी। चूँकि अमेरिका के 13 कॉलोनियों को इंडिपेंडेंस बनाने में फ्रांस ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, और जो बात मॉन्टेस्क्यू कह रहा है, मॉन्टेस्क्यू के मॉडल पर ही अमेरिका में गवर्नमेंट बनी थी, तो उसी का वो उदाहरण दे रहे हैं कि अमेरिका में जो इस मॉडल की गवर्नमेंट बनी थी, उसी मॉडल की गवर्नमेंट फ्रांस में भी होनी चाहिए। तो फ्रांस के राजनैतिक चिंतकों के लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें दी गई पर्सनल राइट की जो गारंटी है, वह एक महत्वपूर्ण सोर्स था। माने अमेरिका के अंदर जो इक्वलिटी और राइट उस समय वहाँ के पर्सनल लोगों को मिला हुआ था, उस को रिसोर्स बना करके जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस के अंदर भी लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया और गवर्नमेंट से इस बात के लिए डिमांड किया कि बाय बर्थ प्रिविलेज समाप्त हो और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके डिपेंडिंग गवर्नमेंट का गठन होना चाहिए। आज के लिए बेटा बस इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।